से आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, नेट, बीपीएससी, जेआईसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं, तो सचमुच बाबूजी आप इनके घर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जहां लक्ष्मी कैद है कहानी में यह कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि जहां लक्ष्मी कैद है कहानी में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए रूपाराम, बी मिस्त्री, सी चौकीदार और डी गोविंद। जहां लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जो कि नई कहानी के अंतर्गत आती है। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है जहां लक्ष्मी कैद है में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है चौकीदार के द्वारा। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा पहले का। आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन है? सवाल नंबर दूसरे में आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन है? ए कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद, सी श्याम सुंदर दास और डी मिश्र बंधु। तो दूसरे का उत्तर आपको देना है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए जो है इसका उत्तर वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में करें कि रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? आपको ये बताना है कि रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? ए जिनदत्त सूरी, बी श्री अभयदेव सूरी और सी शालिभद्र सूरी, डी कह रहा है नयचंद सूरी। तो आपको बताना है कि रंभा मंजरी जो नाटिका है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नयचंद सूरी की रचना है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर तीसरे का सही हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहे हैं कि अमीर खुसरो के लिए उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया। यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो अब चौथे का उत्तर आपको देना है और आपको ये बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो राम कुमार वर्मा का है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवे में। पांचवे में कह रहा है कि यह विचार किसका है? सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वानुभूति, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। तो आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी श्याम सुंदर दास। तो आपको बताना है कि ये विचार जो है वो किसका है? तो ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए जो है उत्तर पांचवें का सही हो जाएगा। छठवें में कह रहा है कि रामचरितमानस में यह कथन किसने कहा था कि शरणागत कहूँ तजहि निज अनहित अनुमानई जे नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। तो आपको बताना है कि रामचरितमानस में यह कथन किसने कहा था? सुग्रीव, सीता, लक्ष्मण या राम। तो छठवें का उत्तर देना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये राम का कथन है। विकल्प डी जो है वो छठवें का क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब 7 नंबर सवाल कह रहे कि रामचरितमानस की अरण्य कांड में नौधा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई है। तो पहली भक्ति क्या बताई गई है? ए गुरु सेवा, बी मंत्र जाप, सी संतों का सत्संग और डी कथा प्रसंग में प्रेम। तो सातवें में आपको ये बताना है कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में नौधा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति किसे बताया गया है? गुरु सेवा को, मंत्र जाप को, संतों का सत्संग या कथा प्रसंग में प्रेम। तो संतों का सत्संग बताया गया है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा सवाल नंबर सातवें का। अब आते हैं सवाल नंबर आठवां। आठवां में कह रहे कि सूरदास के इस पद में प्रयुक्त खुभी शब्द का अर्थ है। अटपटी बात तिहारी उधो सुनो सो ऐसी को है, हम अहिरी अबलासठ मधुर मधुकर तिन्हे जो कैसे सोचें, बहुची खुश खुभी आंचरी गांचर नकटी पहिरे बेसरी। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो खुभी शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है? खूबी का अर्थ आपको बताना है सवाल नंबर 8वें में। इसका अर्थ जो है आपको बताना है। ए करें चित्त की वृत्ति, बी करें कान में पहनने का आभूषण, सी करें मिट्टी का बर्तन और डी करें नाक में पहनने का आभूषण। तो 8वें का उत्तर बताना है कि 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा?
तो कह रहे हैं देखो सूरदास की खूबी अटपटी बात तिहारी ऊधूं सुनो जो ऐसी को हम अहिरिन अबलासठ मधुकर तिन्हीं जो कैसे सोचे बहुची खुबी आंधरी गागर लटकी पही तो इसका मतलब होता है कान में पहनने का आभूषण अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा सही हो जाएगा सवाल नंबर 8वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 9। 9 में कह रहे कि यहाँ सचान शब्द से अभिप्राय है। बिरह सचान भवे तन चाड़ा जीत खाए मोहे नहीं छाड़ा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ जो सचान शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। तो सचान का अर्थ क्या है यहाँ पर ए बाज बी मिट्टी सी अग्नि और डी सर्प। सवाल नंबर 9 का उत्तर बताना है बिरह सचान भवे जड़ चाड़ा जियत खाई मुहे नहीं छाड़ा। तो सशान का मतलब बाज है, विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ सशान मतलब क्या है? बाज है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां कह रहे हैं कि जैसे सोनाहा कांच मंदिर में पंक्ति में कबीर द्वारा प्रयुक्त सोनाहा शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि सोनाहा शब्द का यहाँ अर्थ क्या है? ए खरगोश, बी तोता, सी कुत्ता और डी मन। आपको बताना है कि कबीर की ये पंक्ति है कि जैसे सोनाहा कांच मंदिर में, तो इसमें सोनाहा शब्द का अर्थ क्या है? सवाल नंबर 10वें का उत्तर देना है। तो देखिए सोनाहा जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ कुत्ता है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 10वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहे हैं कि यह कथन किस आलोचक का है? भारतेंदु द्विगुण साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। तो आपको बताना है कि सवाल नंबर 11 में ये कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 12 कह रहे हैं कि रीतिकाल का चित्रण करती उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है? ए पद्माकर, बी मतीराम, सी बिहारी, डी भिखारीदास। तो आपको ये बताना है सवाल नंबर 12 में कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो ये पंक्ति जो है वो पद्माकर की है। विकल्प ए सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में करें कि जीर्ण जनपद खंड काव्य का रचयिता कौन है? तो आपको 13 में बताना है कि जीर्ण जनपद जो खंड काव्य है, इसके रचयिता कौन है? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बद्रीच नारायण चौधरी प्रेमघन और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको ये बताना है कि ये जो है वो खंड काव्य किसके द्वारा रचित है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा रचित है अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा है? तो आपको 14 में बताना है कि विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य जो है प्रबंध काव्य किसने लिखा है? ए रूप नारायण पांडे, बी नाथुराम शर्मा, सी गिरधर शर्मा नवरत्न और डी रामचरित उपाध्याय। तो आपको 14 में बताना है कि विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य जो है प्रबंध काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 पर। 15 में करें कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सी काव्य कृति रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित नहीं है? ए पथिक, बी पद्य प्रसून, सी मिलन और डी स्वप्न। तो 15 में आपको बताना है कि पद्म प्रसून, पथिक, मिलन और स्वप्न इनमें से कौन-सी रचना जो है वो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित नहीं है। तो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित जो है पद्म प्रसून नहीं है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना रचना किसकी है। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में करें उक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? 16 में आपको ये बताना है कि ये अ, पंक्ति जो है वो किस कहानी से ली गई है? मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती है। आपको बताना है कि ये किस कहानी से लिया गया है? सवाल नंबर 16। ए नशा, बी तीसरी कसम, सी टोकरी भर मिट्टी और डी परिंदे। तो आपको बताना है कि ये किस कहानी से उद्धृत है? सवाल नंबर 16 तो ये तीसरी कसम से उद्धृत है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन-सा है? ए कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, बी कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर, सी कह रहा है बसेरे से दूर, डी कह रहा है 10 द्वार से सोपान तक, बी कह रहा है कि 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, सी कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक और डी कह रहा है बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा?
तो इसमें जो विकल्प सही हो जाएगा वो विकल्प ए आपका जो है वो सही हो जाएगा। कौन-सा विकल्प सही होगा? ए जो है वो सही हो जाएगा। नीड़ का निर्माण 70 में, बसेरे से दूर 77 में और 10,000 से सोपान 85 में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या भूलों का याद करो जो है ये कब प्रकाशित हुआ था। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में करें उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आपको बताना कि यह कथन किस आलोचक का है? अध्यात्म अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य कला के क्षेत्र में कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए. नंदुलारे वाजपेयी, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहे हैं रामविलास शर्मा। तो 18 का उत्तर आपको बताना है कि अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य कला के क्षेत्र में कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में करें कि किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा है कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है। आपको बताना है कि ये कथन जो है किसने अपने बारे में कहा है? ए. रामविलास शर्मा, बी. नामवर सिंह, सी. नगेंद्र, डी. नंदुलारे वाजपेयी। तो 19 में आपको बताना है कि ये कथन किसने जो है अपने बारे में कहा है? तो ये नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है कि महाकवि निराला की कविताओं में बादल किसका प्रतीक बनकर आया है? 20 में आपको ये बताना है कि महाकवि निराला की कविताओं में बादल किसका प्रतीक बनकर आया है? ए. नवीन चेतना, बी. उत्सर्ग का भाव, सी. नूतन भावोल्लास, सी. ध्वंस, क्षण और क्रांति। तो आपको 20 में बताना है कि बादल जो है वो किसका प्रतीक बनकर आया है? तो बादल जो है ध्वंस, सृजन और क्रांति का प्रतीक है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय किस पत्रिका को है? तो 21 में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय किस पत्रिका को है? ए. इंदु, बी. हंस मासिक, सी. बालाबोधिनी और डी. माधुरी। तो भारत की पहली अ, नारी विषयक जो पत्रिका थी वो बालाबोधिनी थी। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 21 का। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। सवाल नंबर 22 में क्या करें? 22 में करें कि निम्नलिखित में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती हिंदी को ही हिंदी का वास्तविक रूप किसने माना? ए. राजा लक्ष्मण सिंह, बी. राजा शिवप्रसाद, सी. केशवदास और डी. विनोबा भावे। तो 22 का उत्तर आपको बताना है कि हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती हिंदी को ही हिंदी का वास्तविक रूप किसने माना? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। विकल्प ए जो है वो 22 का उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में कह रहा है कि जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी में लाला रूपाराम का वाक्य गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल में भाव है। ए कह रहे हैं बड़ी बिजली खर्च करते हो, बी बहुत मेहनत करते हो, सी बहुत आलसी हो और डी बहुत बहुत मनमौजी हो। तो इसमें लाला रूपाराम का जो भाव है वो भाव ये है कि आप जो है बड़ी बिजली खर्च करते हो, अर्थात 23 का ए विकल्प जो है वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी में नायक गोविंद की उम्र कितनी है? तो 24 में आपको ये बताना है कि जहाँ लक्ष्मी कैद है इस कहानी में जो नायक गोविंद है उसकी उम्र कितनी है? 21-22 साल, बी कह रहा है 22-23 साल, सी कह रहा है 20-22 साल और डी कह रहा है 23-24 साल। तो आपको ये बताना है कि जो गोविंद है उसकी उम्र कितनी है? तो उसकी उम्र 20-22 साल की है, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा 24 का। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहा है कि कहीं यह रुपया कमाने के लिए तो लक्ष्मी का उपयोग नहीं करता, राक्षस चंडाल यह विचार जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी में किसके मन में आया है? तो आपको बताना है कि जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी में यह विचार किसके मन में आया है? ए. सलीम के, बी. रोचूराम के, सी. गोविंद के और डी. दिलावर सिंह के। तो ये विचार जो है वो गोविंद के मन में आया था, अर्थात विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 25 का उत्तर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।